सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के संदर्भ में शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के संबंध में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे बीए पार्ट द्वितीय इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। राजस्थान के किसान आंदोलनों के तहत ये हमारा आज का 5वां वीडियो है। कल के वीडियो में हमने जयपुर राज्य में किसान आंदोलनों के संदर्भ में सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन की बात की थी। उसी प्रकार आज जयपुर राज्य के ही शेखावटी क्षेत्र में जो जागीरदार थे, जो ठिकाने थे, उनमें जो किसान आंदोलन हुए थे, उनका हम थोड़ा संक्षेप में यहाँ जानकारी उनकी प्राप्त करेंगे। जयपुर राज्य के शेखावटी क्षेत्र में छोटे बड़े 421 जागीरदार थे, लेकिन इस क्षेत्र में 5 बड़ी जागीरें थी। ये जागीरें पंच पाणे कहलाती थी। 5 के हिसाब से पंच पाणे। ये सवाल कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंच पाणे क्या थी, या पंच पाणे में कौन सा ठिकाना शामिल था या नहीं था। इन पंच पाणे में जो जागीरें सम्मिलित थी, उनमें नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और मालासर थी। इन 5 जागीरों को पंच पाणे कहा जाता था। ये बड़ी जागीरें थी। यहाँ के जागीरदार जो थे बड़े प्रभावशाली थे और जयपुर राज्य के प्रशासन में अपना विशिष्ट महत्व रखते थे। इन पंच पाणे के तहत संपूर्ण शेखावटी क्षेत्र का 75% भाग सम्मिलित था। यानी ये रियासतें इतनी बड़ी थी, हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा भी कि शेखावटी क्षेत्र में 421 रियासतें थी, उनमें से 5 बड़ी रियासतें थी जो कि पूरे शेखावटी क्षेत्र के 75% भूभाग में फैली हुई थी, और ये पंच पाणे कहलाती थी। हम यदि शॉर्ट में इसको समझें तो बाकी 416 जागीरों के तहत केवल 25% भूभाग ही शेखावटी क्षेत्र का सम्मिलित था। इस पंचपाणे क्षेत्र के जो अधिकांश किसान थे वो जाट जाति से ही संबंधित थे, और ये जो किसान जो थे वो जागीरदारों द्वारा अत्यधिक लगान लेने, बेगार की वसूली और लागतों की अधिकता। लागतें जैसे कि हमने पहले भी देखा है, छोटे छोटे उपकर हुआ करते थे जो कि किसान को भू राजस्व के साथ ही चुकाने पड़ते थे। जैसे कि देखा हमने बिजली के आंदोलन में लगभग 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। मारवाड़ में 123 प्रकार की लागतें थी। तो इस प्रकार ये लागतें समय के साथ घटती बढ़ती रहती थी, पर राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में इन लागतों की वसूली खालसा क्षेत्र में या जागीर क्षेत्र में की जाती थी। इतना ज़रूर था कि खालसा क्षेत्र में इन लागतों की संख्या कम हुआ करती थी, और जागीरी क्षेत्र में जागीरदार अपनी मनमाने तरीके से इन लागतों की वसूली किया करता था। इसके अलावा इस पंचपाणे क्षेत्र जो जागीरदार थे वो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार दंडित करना अपना विशेषाधिकार मानते थे, और इस विशेषाधिकार का प्रयोग वो यदा कदा किसान यदि उनकी बातें नहीं मानता तो उन किया करते थे। इससे किसान अपने आप को बड़ा अपमानित और महसूस करते थे, और आर्थिक रूप से शोषण तो इन किसान आंदोलनों का कारण था ही। इन किसानों ने 11 जुलाई 1924 को इन जागीरदारों के शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध जयपुर राज्य प्रशासन में महकमा खास में शिकायत की। इससे जागीरदार और भी गुस्सा हो गए, और किसानों पर उनका जो उनकी निरंकुशता थी, उनका जो अत्याचार था वो और ज़्यादा बढ़ गया। इसी मध्य मालासर के जागीरदार ने किसानों से लगान के अतिरिक्त 1 रुपया प्रति बीघा वसूल करना चाहा, जिससे किसान बड़े उग्र हो गए और किसानों ने देने से इनकार कर दिया। प्लस जागीरदार ने अपने लठेतों, एक प्रकार से अपने गुंडों, अपने आदमियों, अपने कामदारों द्वारा
किसानों को पिटवाया, उनको अपमानित किया, उनको बांधा गया, घसीटा गया। एक प्रकार से किसानों पर हम कहें विभिन्न तरीके से जागीरदार की बात नहीं मानने पर अत्याचार किए गए। किसानों की सहायतार्थ रामनारायण चौधरी पहुँचे और किसानों से मिलकर के उन्होंने उनकी रिपोर्ट बनाई और इसी मध्य जयपुर राज्य ने उनके जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मंडावा के जागीरदार ने भी इसी दौरान किसानों पर अत्याचार किए। 5 नवंबर 1925 को किसानों ने बगड़ में एक सभा आयोजित की और जागीरदार के अत्याचारों के विरुद्ध एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस संघर्ष समिति में अध्यक्ष राम सिंह को, उपाध्यक्ष बूढ़ा जाट और महामंत्री रतन सिंह को बनाया गया। इस समिति ने गांव-गांव घूम करके किसानों में एकता का संदेश दिया, किसानों में जागृति पैदा की। इसी मध्य ढूंढलोद, मंडावा और नवलगढ़ के जागीरदारों ने किसानों की इन गतिविधियों को उनके खिलाफ विद्रोह माना और किसानों की इन विद्रोहात्मक गतिविधियों के विरुद्ध जयपुर राज्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। राज्य प्रशासन ने किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग बिठाया। इस आयोग ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। फलस्वरूप जयपुर राज्य प्रशासन ने जागीरदारों को लागतों में कमी करने एवं लगान में रियायतें देने के निर्देश दिए। इन निर्देशों के तहत जागीरदारों ने विवश होकर के किसानों की लागतों में कमी करने की मांग को स्वीकार कर लिया और आंदोलनकारी किसानों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आश्वासन उन्होंने राज्य प्रशासन को दिया। इसी मध्य 1929 ईस्वी में खेतड़ी जागीरदार द्वारा लगान में वृद्धि करने और लागतों की संख्या में भी वृद्धि कर देने से कई गांवों के किसानों ने भू राजस्व या लगान चुकाने से मना कर दिया। जागीरदार ने लगान नहीं चुकाने वाले किसानों की ज़मीनें उसके समर्थक अन्य किसानों के नाम कर दी। इसी मध्य ठाकुर देशराज ने इस आंदोलन में किसानों का पक्ष लिया और उसने किसानों की मांगों को जायज़ ठहराया। भारतीय कृषक मंडल ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपना वार्षिक अधिवेशन झुंझुनू में किया। इस सभा ने जयपुर महाराजा से जागीरदारों पर अंकुश लगाने की अपील की, लेकिन पंचपाणे के जागीरदारों ने जाट महासभा की इस अपील के विरुद्ध किसानों पर अपना अत्याचार बढ़ा दिया। फलस्वरूप किसानों ने लगान नहीं देने का आंदोलन चलाया। 16 मई 1934 को हैरवास के जागीरदार कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी, जिससे कई मकान जल गए तथा महिलाएं एवं बच्चे भी जख्मी हो गए। ढूंढलोद के जागीरदार ने भी जय सिंहपुरा गांव के किसानों पर अत्याचार किए, जिससे 4 किसानों की मृत्यु हो गई और 15 स्त्री पुरुष घायल हो गए। जागीरदारों के इन अत्याचारों के विरुद्ध नेतराम सिंह चौधरी, गोविंद राम, हरलाल सिंह और तारकेश्वर शर्मा ने किसानों को संगठित किया, उनमें उत्साह का संचार किया, उनमें जागृति उत्पन्न की
9 अक्टूबर 1934 को शेखावटी जाट किसान पंचायत की ओर से जयपुर महाराजा को एक किसानों का मांग पत्र भेजा गया, जिसमें किसानों को जागीरदारों के अत्याचारों से मुक्त करवाने की मांग की गई। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायतों को सही मानते हुए, उचित मानते हुए जयपुर राज्य प्रशासन को उनके समाधान का सुझाव दिया। अतः 1936 में राज्य प्रशासन के हस्तक्षेप से जागीरों में भूमि सर्वेक्षण एवं भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आंदोलन कुछ समय के लिए शिथिल हो गया। ऐसा माना गया कि बंदोबस्त से समस्या हल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जागीरदारों ने भू बंदोबस्त का विरोध किया। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन किया, जिसमें कई किसान नेताओं ने भी भाग लिया। प्रजामंडल ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया और अपनी बैठकों में किसानों की समस्याओं के हल हेतु निरंतर प्रस्ताव पास किए। राज्य सरकार ने प्रजामंडल के इन कार्यों को किसानों को भड़काने वाला माना और फरवरी 1939 में प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज और किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही किसानों को शांत करने के लिए बंदोबस्त के अनुसार लगान वसूल करने का आदेश भी दिया, मगर जागीरदारों ने राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायतों पर अमल नहीं किया। परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन चलता रहा। मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जब लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना तब इस मंत्रिमंडल ने किसानों की समस्याओं पर विचार किया तथा लागबाग एवं बेगार पर रोक लगाकर किसानों को राहत दी। इस प्रकार हम देखते हैं जयपुर राज्य में, चाहे वो सीकर का किसान आंदोलन हो, चाहे शेखावटी क्षेत्र में पंचपाणे की बड़ी सागिरों के विरुद्ध किसान आंदोलन हो, ये जागीरदार काफ़ी प्रभावशाली हमें दिखाई देते हैं, जो कई बार राज्य प्रशासन के निर्देशों की भी अवहेलना कर देते हैं, या हम कहें राज्य प्रशासन इनके सामने अपने आप को असहाय महसूस करता था। कई बार राज्य प्रशासन के आदेश की भी उल्लंघना कर जाते थे। तो एक प्रकार से हमने अपने इन विगत 5 वीडियो में एक चीज़ देखी है, किसान आंदोलनों के पीछे लगान हर जगह एक मुद्दा रहा कि लगान अधिक वसूला जा रहा है, लगान के कूटे में गड़बड़ी की जा रही है, बेगार ली जा रही है या लागतें ली जा रही है, और जागीरदार छोटी छोटी बातों पर किसानों को अपमानित कर रहे हैं या उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये कॉमन बात हमें किसान आंदोलन में दिखाई देती है। मोटे रूप से एक चीज़ भी हमारे सामने आती है, भले ही किसानों को कुछ रियायतें दी गई हो, मगर आज़ादी के बाद या उत्तरदायी मंत्रिमंडल बनने पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान हो सका। जय हिंद।